Okay. Del rato. Vela. Oakland. Number two, yung getting towards charity. So, should we start? आपके बाकी कोलीग्स जो हैं वो अभी तक नहीं आए हैं। काइंडली अगर आप मैसेज करें इनको कि ज्वाइन करें सो दैट वी फिनिश ऑफ द टुडेज ठीक कंटेंट। है ठीक है और सर, मैं करता हूँ सर। वी हैव अबाउट हाफ एन आवर कंटेंट लेफ्ट, अर्शद सो साहब को इन्फॉर्म करता हूँ। लेट्स अर्शद साहब। स्टार्ट विद दैट। Okay, I've shared the presentation file. It must be visible to you and anybody who is there on board. So let's start discussing that. आपको ऑलरेडी स्लाइड दिखाई हुई भी थी कि जिसमें हमने कंटेंट्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल पे बात की थी। और इसमें देर आर सर्टेन थिंग्स विच वी नीड टू डू वंस वी डू अ रिसर्च प्रपोजल।
specific research proposals which have been approved at university level have been shared and they are with you. My hope is that all of you have seen that. अगर अभी भी नहीं देखा, काइंडली उसको खोल के आप देखें कि उसमें क्या क्या सेक्शंस हैं, उनमें किस तरीके से लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट को लिखा है या उसके अंदर चीज़ें इंसर्ट की हैं. As far as the contents are concerned, we discussed this that the first section would generally be the introduction section, which would be covering three things. Number one is introduction of the problem, and number two is the importance of the problem, and number three is introduction of your proposed solution. That is, there are the three things which are written in number of paragraphs so that a 2 page or 3 page appears from the introduction section of your work. The same introduction section would be expanded once you write the research thesis, but at the moment आप 2 से 3 पेजेस जो है वो इंट्रोडक्शन के ऊपर लिख सकते हैं और इसमें आप रेलेवेंट रेफरेंसेस दे सकते हैं जहां आपने इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रपोज वर्क की बात करनी होती है. The second most important section that need to be discussed and written is your literature review section. So literature review section को हम थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें किस तरीके से आपने चीज़ें इंक्लूड करनी है. मैंने शायद ये बात ज़रूर की थी कि लिटरेचर रिव्यू के अंदर आपको एक रिसर्च प्रपोजल के अंदर कम से कम 15 से 20 रेफरेंस जो हैं वो डालने चाहिए जो कि रिलेटेड स्टडीज़ हों या रिलेटेड वर्क्स हों जो कि आपकी तरह के काम लोगों ने किए हों और उनके अंदर कोई सोल्यूशन प्रपोज किए गए हों. They are in addition to any review works, any review papers which you discuss in this literature review section. सो लिटरेचर रिव्यू में आप उन स्टडीज़ की बात करते हैं या उन रिसर्च पेपर्स के बारे में बात करते हैं जिन्होंने इसी तरह का काम किया और जिस तरह का काम आपके टाइटल में आप खुद करना चाह रहे हैं. तो अकॉर्डिंगली उसके अंदर से कुछ रिलेटेड कंटेंट आपने निकालना होता है और उसको आपने अपने इस लिटरेचर रिव्यू सेक्शन में लिखना होता है. इसको हम लिटरेचर रिव्यू एंड बैकग्राउंड भी कह सकते हैं, सिंपल लिटरेचर रिव्यू भी कह सकते हैं और इस तरीके से उसके अंदर आप कुछ कंटेंट डालते हैं. मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, शायद कि 15 से 20 रिसर्च पेपर्स आप कम से कम यहाँ पे डिस्कस करते हैं और ये मेजर फोकस है आपके रिसर्च प्रपोजल का. द इंटायर या मैं कहूँगी जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना इस काम की, इस डॉक्यूमेंट की, वो एक अच्छा लिटरेचर रिव्यू है. और अच्छे लिटरेचर रिव्यू से मुराद ये है कि इसके अंदर आप लोगों ने मुनासिब तरीके से बात भी की हो, यानी कंटेंट भी ठीक इंक्लूड किया हो और फिर वो रिसर्च पेपर्स भी किसी अच्छी क्वालिटी के हों और एक अच्छी टाइमलाइन के ऊपर हों. उनमें कुछ क्लासिकल पेपर्स भी हों, पुराने पेपर्स भी हों और कुछ नए पेपर्स भी हों. जनरली स्पीकिंग रूल ऑफ थंब ये है कि अराउंड 20% रिसर्च पेपर्स मस्ट बी फ्रॉम दी लास्ट कपल ऑफ ईयर्स. यानी अभी आप 2024 में अगर अपना काम कर रहे हैं तो आपके और आप 20 पेपर रेफर कर रहे हैं तो कम से कम 4 रिसर्च पेपर जो हैं वो 2023-24 के होने चाहिए या 22-23 के होने चाहिए. अगर आप समझते हैं कि जी 24 में अभी तक कोई अच्छी चीज़ इसमें इंक्लूडेड नहीं हुई हुई कि अच्छी अच्छी सोर्स या क्वालिटी पेपर नहीं है, तो 22-23-24 में से आप कम से कम 4 पेपर जो हैं वो इंक्लूड करें ताकि उसे आइडिया हो कि इस पे लेटली लोग काम कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि काम इस एरिया में रुक गया है या ये कोई ऑब्सोलीट एरिया बन चुका है. तो इस पर्सपेक्टिव से इसके अंदर चीज़ें जो हैं टाइमलाइंस के तहत डाली जाती हैं. अब उसके अंदर लिखा क्या जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, उसको हम एक रेफरेंस के थ्रू डिस्कस करते हैं. ठीक है जी. सो नवीद साहब, आवाज़ आ रही है ना आपको मेरी? जी सर, आवाज आ रही है, आ रही है। बात भी समझ आई है मेरी जो मैंने की है? जी सर, आवाज समझ आई है। आपने कहा कि कम से कम लेटेस्ट हमारी कंसिडरेशन होनी चाहिए, लेटेस्ट पेपर भी, ताकि 20% तक, अगर 20 हैं तो कम से कम 4 उसमें लेटेस्ट होने चाहिए ताकि हमें फील हो कि हम अभी भी इस एरिया में वर्किंग हो रही है। ओके, एग्जैक्टली. आप वैसे 2 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं ना, एक आपने गोद में बैठाया हुआ है, एक आप खुद है. जी सर, वो मेरी बेटी है, मैं आया हूँ बस, वो मेरे पीछे ही पड़ी हुई है। नहीं, अच्छी बात है, बिल्कुल उसको भी अभी से आदत डालें अच्छी रिसर्च करने की. गुड, अच्छी बात. हाँ ओके, तो हम ज़रा इसको अब देखते हैं कि एक डॉक्यूमेंट खोल के मैं उसमें से डिस्कस करता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इसमें, यानी कैसे इसको, अब इसको लिखना कैसे है. तो लेट मी ओपन अ डॉक्यूमेंट एंड लेट मी शेयर इट विद यू. आई कैन ओपन अ रिसर्च पेपर जहाँ से इनफैक्ट जो कि एक इसी पर्सपेक्टिव से कंटेंट्स में ऐड किए गए हैं. मैं वहाँ से थोड़ी सी चीज़ें ऐड करूँगा तो शायद थोड़ा आसान होगा समझना.
जी सर। Let me search it for you first. PDF document and वहाँ से हम आगे कुछ चीज़ें देख सकते हैं. Okay, so there is a research paper now must be visible on your screens. जी सर, नज़र आ रही है। तो मैं इसके साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि विजिबिलिटी और अच्छी हो जाए. The title of this work is it's basically finding using some machine learning approach for identification of the criminal activists on social media. So this was the paper which we wrote 2 years back, or now we are going to discuss its introduction and its literature review with a view जो हम एक रिसर्च प्रपोजल डॉक्यूमेंट में जब चीज़ें इंक्लूड करते हैं तो यहाँ से आपको वो आइडिया भी मिल जाएगा. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन सेक्शन अगर आपको विजिबल हो तो इसमें अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें स्टार्ट के पैराग्राफ्स अगर आप देखते हैं और सिर्फ 2-3 लाइन ही पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इसमें प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है शुरू के कुछ पैराग्राफ्स के अंदर. लाइक इफ आई जस्ट रीड इट फॉर यू तो आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ. लिखा हुआ है द प्रेजेंस ऑफ क्रिमिनल्स एंड टेररिस्ट इन द ऑनलाइन वर्ल्ड इज नॉट न्यू बट द करंट ट्रेंड ऑफ सोशल मीडिया enhanced their interest in the online community. As the access to the mainstream media for such elements is expensive and difficult, so in this case, social media has become their favorite option. सो अगर इनको आप थोड़ा सा इंटरप्रेट करें तो बात ये हो रही है कि जो प्रॉब्लम है जो टाइटल के अंदर नज़र आ रही थी कि हमने ऑनलाइन ऐसे एक्टिविस्ट को ट्रैक करना है जो कि क्रिमिनल्स हैं या मैल इंटेंशंस के साथ बैठे होते हैं, तो उस पे बात हो रही है. उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, उस प्रॉब्लम को बताया जा रहा है कि प्रॉब्लम दुनिया भर में एग्जिस्ट करता है. तो इसी पे अगले 2-3 पैराग्राफ्स, 3 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ जो हैं वो लिखे गए हैं. और उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस की बात की गई है. देखिए हम यहाँ पे भी कुछ पिक्चर्स भी दिखाई गई हैं कि जी ये किस तरीके से ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं, किन किन नामों से ऑपरेट कर रहे हैं. और फिर अल्टीमेटली जब हम थोड़ा आगे चलते हैं तो इसकी इम्पोर्टेंस की बात की जाएगी कि ये चीज़ या इसको ट्रैक करना क्यों इम्पोर्टेंट है. सो ये अगला पैराग्राफ जो भी आपको विजिबल इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीपल हैव बीन प्रोवोक्ड बाय द क्रिमिनल एक्टिविस्ट वाया सोशल मीडिया अगेंस्ट स्टेट्स टू satisfy a specific agenda like blasphemy cases. Certain examples have been presented in figures with certain Twitter IDs etc etc, और accordingly ये इनका जो पर्पस है वो क्या है उसके बारे में बात करके ये चीज़ हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है कि ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस किया जाना चाहिए बिकॉज इट कैन क्रिएट लॉट ऑफ ट्रबल फॉर द गवर्नमेंट्स, फॉर द स्टेट्स, फॉर द पीपल हु आर पीस लविंग. सो अकॉर्डिंगली इस चीज़ को एड्रेस करना इम्पॉर्टेंट है. और उसमें फिर कुछ रिसर्च पेपर्स भी डिस्कस हुए हैं और वो इस पर्सपेक्टिव से हुए हैं कि इस एरिया में दुनिया भर में काम किया जा रहा है. अमेरिका में भी हो रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है, एशिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर, यूरोप के अंदर, हर कॉन्टिनेंट में इस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर रिसर्च की जा रही है. तो अगेन ये जो रिलेटेड रिसर्च पेपर्स हैं ये इंडिकेट करते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है क्योंकि हर दुनिया का कोना इसके ऊपर काम कर रहा है. और अल्टीमेटली जब थोड़ा हम आगे जाते हैं इसी सेक्शन के अंदर तो एट द एंड इसके अंदर जो बात की जाएगी वो की जाएगी कि जो प्रपोज सोल्यूशन है वो क्या है. तो अगर आप देखें तो ये अब जो पैराग्राफ आपको विजिबल है ये आखिरी के कुछ पैराग्राफ्स हैं और इसके अंदर जो है वो
It's written कि a novel framework based on a combination of feature extraction classification algorithms is introduced for the classification of text, and we propose a novel feature extraction algorithm to extract suitable features and to train machine learning classifier for certain purpose. फिर उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स आखिर में लिखे हुए हैं कि जी ये चार ऑब्जेक्टिव हम इस पर्टिकुलर अप्रोच से अचीव करना चाह रहे हैं। और फिर पेपर के स्ट्रक्चर के बारे में बात की हुई है। तो द पॉइंट्स विच आई मेंशन इन द क्लास, या जो भी मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन सेक्शन जब लिखा जाता है तो उसको तीन लाइंस या तीन फोकस पॉइंट्स के तहत लिखा जाता है। जिसमें सबसे पहले चीज़ होती है यू इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लम, नंबर टू चीज़ होती है यू गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम, एंड नंबर तीन चीज़ होती है यू इंट्रोड्यूस द solution which you are proposing in that research proposal, in that रिसर्च पेपर। फॉर दैट सेक अगर ये रिसर्च पेपर भी है तो तब भी सेम कंटेंट फॉलो किया जाएगा, इवन फॉर रिसर्च थीसिस एज वेल सेम कंटेंट, बट इन अ लिटिल एक्सपेंसिव या कहें कि एक्सपेंशन के साथ, थोड़ा ज़्यादा डिटेल के साथ चीज़ें लिखी जाती हैं। तो रिसर्च प्रपोजल में ज़्यादा कॉम्पैक्ट कंटेंट होता है, रिसर्च पेपर में थोड़ा उससे ज़्यादा कंटेंट डाला जाता है, और रिसर्च थीसिस में उससे ज़्यादा कंटेंट डाला जाता है। बट जो पंच लाइंस हैं वो यही तीन होती हैं जो कि हमने अभी जिक्र किया। So this is as far as the introduction section is concerned. My understanding is कि आपने ये section लिख लिया है, और still नहीं लिखा तो again इन lines को follow करके लिखें। Time is there and we can always discuss it once we finalize everything। जिसमें अब हम second portion पे आ रहे हैं, which is called the related work portion, कि किस तरीके से हम अपने literature review को लिखेंगे once we do the concerned section in our research proposal। तो देखिए इसके अंदर जो तरीकाकार होता है, एक तो पहली बात यह है कि इसमें हमने एक सिंगुलर अप्रोच को अवॉइड करना होता है, यानी ऐसे लिखा जाता है कि लोगों को इसमें इंटरेस्ट रहे। और इंटरेस्ट ऐसे रहेगा जब आप चीज़ों को मिक्सअप करके बात करेंगे, एक स्टैंडर्ड टोन में बात नहीं करेंगे। यू विल मिक्स योर राइटिंग स्टाइल एंड आप डिफरेंट तरीके को मिक्स करते हुए आप अपनी बात को बयान करेंगे। सो अब जो यहाँ पे रिलेटेड वर्क में आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि इफ़ यू गो थ्रू दिस रिलेटेड वर्क पोर्शन, तो देखिए इसके अंदर जो चीज़ बताई जाएगी, हमने जो चीज़ पिक करनी है अपने रेफरेंस पेपर्स के अंदर से, दैट इज द मेथडोलॉजी ऑफ दैट पेपर, हाउ दैट पेपर हैज़ डन दिस पर्टिकुलर टास्क, जो कि आपका टाइटल है। तो आप मेथोडोलॉजी सेक्शन में जाएंगे और वहाँ से आप उसकी एक ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, और फिर उस ब्लॉक डायग्राम को आप टेक्स्ट फॉर्म में इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। और जब उसने ये काम कर लिया है तो उससे उसको फ़ायदे क्या हुए, और मे भी कुछ उसकी कमी बेशियां भी अगर आपको नजर आती हैं। ऑल्दो कोई रिसर्च पेपर इस पे स्पेसिफिकली मेंशन कम करते हैं, बट देयर इज अ सेक्शन जनरली स्पीकिंग इन द कंक्लूजन, जिसमें कंक्लूजन के साथ कुछ फ्यूचर वर्क्स मेंशन्ड होते हैं। तो यू कैन ऑलवेज गेट दोज कमीज या दोज ड्रॉबैक्स या दोज फ्यूचर डायरेक्शंस फ्रॉम पिक देम फ्रॉम दोज सेक्शंस एंड देन इंक्लूड देम इन टुवर्ड्स योर मेथोडोलॉजी, टुवर्ड्स दैट मेथोडोलॉजी सेक्शन जो उस पेपर का है, टू राइट डाउन द पोर्शन ऑफ टेक्स्ट हेयर। सो अब यहाँ पे जब रिसर्च पेपर इंडिविजुअल डिस्कस होगा तो उसमें आपने तीन चीज़ें पिक करनी है उस रिसर्च पेपर से। नंबर एक चीज़ आपने पिक करना है कि उसका मेथड क्या है। सो अगर आप देखें तो यहाँ पे ये अगर आप पहली लाइन पढ़ते हैं ऊपर, तो लिखा हुआ है कि शाह एट एल create a multilingual sentiment lexicon with intensity weights to classify social media contents as high extreme, low extreme, moderate and neutral। यहाँ तक जो बात हुई है, अगर इसको आप गौर करें इस इनके लफ्ज़ों पे, तो ये मेथडोलॉजी के ऊपर बात हुई हुई है कि मिस्टर शाह और उनके कुलीग्स ने किस तरीके से काम किया। और इसके बाद जो अगली लाइन है उसमें मेंशन है कि द एक्यूरेसी अप टू 82% इज अचीव्ड विद मशीन लर्निंग क्लासिफायर्स यूजिंग दिस अप्रोच। ये बात हो रही है दूसरी चीज़ की जो उस पेपर से पिक करना होता है कि इसका एडवांटेज क्या मिला है। सो एक चीज इसमें मेंशन हुई हुई है मेथोडोलॉजी की, दूसरी चीज मेंशन हुई हुई है एडवांटेजेस की, एक तीसरी चीज यहाँ नजर इस वक्त नहीं आ रही, विच इज जनरली एनी थिंग वेयर दिस पेपर इज नॉट दैट गुड या परफॉर्मेंस इज लिटिल डिटीरियोरेटेड, जिसको हम कहते हैं कि फ्यूचर डायरेक्शन इस पेपर की अगर कोई आपको मिल जाती है, यहाँ नहीं लिखी हुई, बट प्रोबेबली आगे कुछ पेपर्स होंगे वहाँ पे नज़र भी आएगी। तो जहाँ से आपको इजीली भी एसेसिबल है उसको आप पिक करें और यहाँ पे उसको इंक्लूड करें। तो इसमें एक तीसरी लाइन ऐड की जा सकती थी कि हाउएवर फॉलोइंग आर द डोमेन्स जहाँ पे ये पेपर कंपेरेबल परफॉर्म कर रहा है या मार्जिनल परफॉर्म कर रहा है या बहुत अच्छा नहीं काम किया हो, तो वो चीज़ यहाँ पे ऐड हो सकती है। तो इस तरीके से इस पेपर के बारे में यहाँ पे कंटेंट ऐड किया जा सकता था। तो इस तरीके से ये पहला पेपर है, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा,
जो सिमिलर पेपर्स हैं वो कुछ एक सिंगुलर पैराग्राफ में आ जाएंगे, और फिर कुछ जब डायरेक्शन चेंज होती है पेपर्स की बातचीत करने की तो आप नया पैराग्राफ इंक्लूड कर लेंगे। जनरली स्पीकिंग एक पेज के ऊपर 3 से 4 पैराग्राफ होने चाहिए, इससे ज़्यादा पैराग्राफ नहीं होने चाहिए, और इससे कम भी नहीं होनी चाहिए। ये ना हो कि आप एक पेज पे एक ही पैराग्राफ में सब कुछ लिख दें। दैट इज़ नॉट द गुड वे ऑफ एडिटिंग योर रिटन वर्क। सो रिटन वर्क में पैराग्राफिंग की जाती है टू शो द ट्रांजिशन, और इन पैराग्राफ्स में सिमिलर नेचर के कामों को इंक्लूड किया जाता है। सो अगर आपको मेरी बात समझ आई हो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि 3 चीज़ों को पेपर के अंदर से पिक करना है, और वो कहाँ कहाँ से पिक होंगे मैंने वो भी आपको बताया। कि आपने मेथोडोलॉजी पिक करनी है जो कि हर पेपर के मेथोडोलॉजी सेक्शन के अंदर एक ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में बनी होती है, या आप बना सकते हैं। और फिर उसकी जो अचीवमेंट्स हैं वो अचीवमेंट्स आपको अगेन उसके रिजल्ट्स और डिस्कशन सेक्शन में नज़र आएंगे, वो वहाँ से पिक करने हैं। और जो उसके ड्रॉबैक्स हैं वो उस पेपर के कंक्लूजन में या फ्यूचर डायरेक्शंस में नज़र आएंगे, वो वहाँ से पिक करने हैं। और अकॉर्डिंगली इनको आपने लिस्ट डाउन करना है अपनी एक ग्राफिकल राइटिंग के अंदर, और वहाँ से फिर टेक्स्ट फॉर्म में यहाँ पे आपने अपने अल्फाज में लिखना है, ताकि इसके अंदर प्लेजरिज्म का कंटेंट जो है वो ऐड ना हो और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी डेवलप हो जाए। सो इस तरीके से ये पहला है। अच्छा, अब इसमें एक तो ये चीज़ हो गई, इस तरह से दूसरा पेपर तीसरा पेपर फॉलो होगा, बट एक और चीज़ जो यहाँ देखने वाली है जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये है कि जब आप देखते हैं यहाँ पे इस लिखाई को एक के बाद एक जो कंटेंट लिखा हुआ है, तो द फर्स्ट पेपर हैज़ आ टोन, जिसमें बात ऐसे की गई है कि शाह एटल, एटल इज़ अ वर्ड जो हमने भी डिस्कस भी किया था जब हम रेफरेंसेस की बात कर रहे थे, कि इट मींस एंड को वर्कर्स वगैरह वगैरह एटसेट्रा के लफ्ज़ों में यूज़ होता है। तो जो पेपर 7 है इसमें हम श्योर 3 4 मिनिमम 3 ऑथर्स होंगे, इसलिए यहाँ पे एटल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, और पेपर को स्टार्ट ऐसे किया गया है कि आपने ऑथर एंड एटल के वर्ड को इस्तेमाल करते हुए पेपर के बारे में बात की है। ऑन दी अदर एंड इसके साथ ही जो अगली लाइन में नेक्स्ट पेपर डिस्कस हुआ हुआ है, तो वहाँ पे थोड़ी सी टोन को चेंज किया गया। वहाँ पे बात हुई है कि शज एंड फेलो वर्कर्स present a review of special feature extraction techniques for handling ambiguity of words, और इसको पेपर रेफरेंस 8 किया गया है। और आगे बताया गया टू एड्रेस द इशू ऑफ contextual polarity, that is a sentiment being positive in one domain and negative in another domain। इस बारे में ये पेपर लिखा गया है, जो कि अब वो नेक्स्ट पेपर में आगे अगली अगली बात कर रहा है कि उसके जो ऑथर्स हैं उनका नाम रिचर्ड एंड को ऑथर्स है। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ पिक करने वाली बात मैं कर रहा था वो ये है कि पहले पेपर को जिस तरह डिस्क्राइब किया गया है, दूसरे पेपर को एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे डिस्क्राइब नहीं किया गया। वहाँ पे लफ्ज़ थोड़े से चेंज किए गए हैं। वहाँ पे ऑथर लिख सकता था शेज एंड को वर्कर, शेज एटल लिख सकता था, बट उसने नहीं लिखा, उसने यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स यूज़ किए हैं। और जब हम अगले 9th में जाते हैं तो वहाँ पे पहले प्रॉब्लम डिफाइन की गई और फिर रिचर्ड एंड को ऑथर्स की बात की गई है। और जब इनवन इसके नेक्स्ट में जाते हैं तो फिर देन अगेन जाओ याओ एटल एक अप्रोच पिछले वाले पे वो आ गए हैं। सो जो पॉइंट यहाँ से पिक करना चाहिए वो ये है कि जो जो राइटिंग स्टाइल है उसमें आप एक सिंगुलर टोन में बात नहीं करते, आप अपनी टोन्स को मिक्स करते हैं, सेंटेंसेस को कभी ऑथर्स से शुरू करते हैं, कभी आप मेथड से शुरू करते हैं, कभी आप पेपर के रेफरेंस से भी शुरू करते हैं। लाइक अगर आप और नीचे आ जाएं तो इधर नीचे 12 रेफरेंस के साथ जो सेंटेंस शुरू किया गया है वो कुछ इसी तरीके से शुरू किया गया है कि ऑथर्स इन 12, और अकॉर्डिंगली फिर वो मेथडोलॉजी की बात हुई है आगे कि पे मेथड क्या है और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स क्या हैं। और नीचे आते हैं तो एक और स्टाइल है कि इन अनदर वर्क 4 tweets are analyzed to detect spikes in social tension triggered by a racial abusing accident that occurred in a football match। और अकॉर्डिंगली उसके बारे में नीचे जब फर्दर बात होती है तो उसमें ऑथर के बारे में आ गया कि इन दिस वर्क पीट हैव प्रूव्ड, यानी पीट इज द ऑथर, इट मस्ट बी अ सिंगल ऑथर पेपर, और उसके बारे में उसने फिर आगे डिस्कशन की है। तो इधर से जो चीज़ें पिक हो रही हैं वो ये थोड़ा सा आपने अपने एंड पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि जब हम रिसर्च लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं तो हम अपने राइटिंग स्टाइल को मिक्स करते हैं। कंटेंट की बात होगी कि कंटेंट होगा क्या, बट कंटेंट को लिखना कैसे है उसके बारे में भी थोड़ा सा आपने मुहतात रहना है कि एक ही टोन में नहीं लिखना। लाइक आई ऑब्जर्व कि कुछ लोग ऐसे लिखते हैं कि जी इन पेपर नंबर 1, और आगे उसकी 4 लाइनें लिख देते हैं, फिर अगला सेंटेंस या अगला पैराग्राफ बना देते हैं इन पेपर 2, और बाकी बातें लिख देते हैं।
फिर इन पेपर 3 यानी एक सिंगुलर टोन में चल रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने शायद अच्छे पेपर्स पढ़े नहीं होते या थोड़ा उनको आइडिया नहीं दिया गया होता, तो वो ये जो स्टाइल ऑफ राइटिंग लिटरेचर रिव्यू है, इट्स नेवर अ गुड वे. You always have to give a clean style of writing, a sequential style of writing, where people can understand and yet remain intact with your talk, with your text. They do not get in sort of disintegrated या disinterested because of the monotonous tone. So monotony जो है वो break करनी होती है once you write your literature review. This is one of the very important thing once you write this related work portion. So ये जो पेपर है, अगर इसको आप देखें या और पेपर्स भी अगर आप देखेंगे, तो आपको लोग ऐसे ही लिखते हुए नजर आएंगे जिसमें उन्होंने इस पर्टिकुलर सेक्शन को थोड़ा इंटरेस्टिंग करने की कोशिश की होगी. तो वो इंटरेस्टिंग करने का तरीका यही है कि आप उसके अंदर इंफॉर्मेशन वो डालें जो कि रिलेटेड हो, और हमेशा एक टोन में बात ना करें, मिक्स टोन में बात करें. आई होप मेरी बातें जो हैं ये सबको समझ आई हैं, जो मैंने ये स्पेसिफिक टू लिटरेचर रिव्यू की हैं. कोई आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं. तो समझ आ रही है। जी सर। ठीक है, तो और बाकी लोगों को भी ले रहे, खुरम, जुहेब. क्लास में ही है जी खुरम? जी सर। जी सर आ रही। अच्छा जी. सीमा को भी आवाज आ रही है? जी सर आ रही। एनी क्वेश्चन सीमा? आप जनरली यू आर रिलक्टेंट टू आस्क द क्वेश्चंस, लेटर ऑन यू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम अरशद साहब. काफी परेशान रहते हैं वो आपके सवालों से, तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन. नो सर ठीक है। सर ये ओके, नहीं सो पूछेंगी, बाद में मुझसे फिर पूछ रही होती हैं सर, वरना इन्हें पूछना चाहिए सर आपसे क्लियर। उन्होंने इंटरजेक्ट किया बीच में, तो अगर किसी किस्म का कोई क्वेरी होती है, चाहे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन भी हो, आई एम रेडी टू आस्क. देयर इज नो, इसमें कोई शर्मा शर्मी नहीं करनी चाहिए. आप बिल्कुल पूछें, जिस सर तरह का हम सवाल भी है. हम साथ साथ कर रहे हैं ना, थीसिस कर रहे, प्रपोजल बना रहे, तो काफी सारी चीजें जो है वो समझ आ रही है। आप समझ रही हैं, और स्टिल अगर कोई क्वेश्चन हो और से क्लास में ना हो किया जा सके, तो यू आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन ईमेल्स, आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन मोबाइल फोन. आप किसी सूरत में भी, एनीबडी जो भी आप में से है, कोई किसी किस्म का कोई शक व शुबा है, कोई डाउट है, कोई क्लैरिटी चाहिए, तो आप यू कैन ऑलवेज सेंड मी अ मैसेज, टेक्स्ट कर दीजिए. आई विल रिस्पॉन्ड इट एज सुन एज आई सी इट. या आई कैन गाइड यू कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ताकि वो चीज़ आपकी क्लियर हो जाए. डाउट को रोकना नहीं चाहिए. तो मेरी इस पे यही सजेशन है. ओके सर। Okay, so now I hope you have got the understanding of how literature review to be written by you, because आपने अपने रिसर्च प्रपोजल को, कुछ लोग TH1 में हैं वो बना रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो आगे बनाएंगे, कुछ सब्जेक्ट के लिए भी कंप्लीट करेंगे. तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैंने अपना लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखना है, क्योंकि आपकी डॉक्यूमेंट की ग्रेडिंग इसी बेस पे होगी. ये जो रिसर्च पेपर मैंने आपको इंडिकेट किया है, इसके अंदर अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको ये लिटरेचर रिव्यू इसी स्टाइल में लिखा हुआ नजर आएगा. और चूंकि ये रिसर्च पेपर है, तो इसमें अभी नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ नज़र नहीं आ रही आपको, वो है गैप एनालिसिस, जो कि रिसर्च रिव्यू, रिसर्च प्रपोजल के अंदर तो होता है, रिसर्च पेपर में एज सच कैटेगोरिकली मेंशन नहीं किया जाता. तो अब जो आप लोग सेक्शन लिखेंगे, उसमें आपको इसके बाद एक सब सेक्शन या एक नया सेक्शन लिखना चाहिए, जिसमें आपने कोई गैप एनालिसिस डिस्कस करने हैं, कि जो पेपर ऊपर आप पढ़ के आए हैं या डिस्कस करके आए हैं, इनमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपके मुताबिक, आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, विच में नॉट बी वेरी करेक्ट बट अंडरस्टैंडेबल बिकॉज आपका एक्सपीरियंस कम है, बट आपने एक फॉर्मल तरीका इस्तेमाल किया है, वो आपकी लर्निंग हुई है, तो वो इम्पोर्टेंट है कि उस फॉर्मल स्टाइल ऑफ लर्निंग पे वन इज़ ऑलवेज हैप्पी टू लिसन टू योर अंडरस्टैंडिंग, योर एनालिसिस. मैंने आपको कहा था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मास्टर के स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखी जाती है, पीजी स्टूडेंट की, वो देखी जाती है कि उसकी एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़ क्या है. एनालिटिकल कैपेबिलिटीज से मुराद ये है कि एक सिचुएशन उसके पास है, नॉलेज उसके पास है,
और अब उस नॉलेज से वो क्या समझ पा रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। वो अंडरस्टैंडिंग ठीक गलत कम ठीक हो सकती है, वो करेक्शन लग जाती है और उसको बंदा इम्प्रूव करता है वक्त के साथ साथ। बट वो चीज़ निकालनी या वो चीज़ आपके अंदर लानी जो है, वो ही इस रिसर्च वर्क का तकाजा है या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। क्योंकि देखें, ये सारी चीज़ें तो रिसर्च पेपर्स में हैं। अब रिसर्च पेपर से आपने इनको यहाँ लिख भी लिया, बट अब आप क्या इससे इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं, दैट विल इंडिकेट कि आप कितने अच्छे रिसर्चर हैं। और अगेन मैंने एक चीज़ पहले भी कही है कि ज़रूरी नहीं कि हर बंदा पहले अटेम्प्ट में अच्छा रिसर्चर बन जाए। ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें लोगों को सालों लग जाते हैं इस काम में एक्सपर्ट बनने के लिए। तो वो लेकिन ये कि हमेशा कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है हर चीज़ का। तो स्टार्ट किया जाए और उसको इम्प्रूव किया जाए विद द नेम के आगे और अच्छा किया जाएगा। तो अगेन मैं जो दोबारा उस पॉइंट पे आता हूँ कि अगर अब इस सेक्शन के बाद आपको एक गैप एनालिसिस का सेक्शन जो है वो लिखना चाहिए, जिसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग आप मेंशन करेंगे इस सारे को पढ़ के, और इसके अंदर से मेरा ये इन्फेरेंसेस हैं कि फलां चीज़ें अभी भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं हुई हुई इन एग्जिस्टिंग कामों के अंदर, और उन पे काम किया जा सकता है। क्योंकि अब इस गैप एनालिसिस के 2 3 4 पैराग्राफ्स के बाद आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट या आपके आई वुड से जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं या रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एक्सट्रैक्ट होंगे फ्रॉम दी सेम गैप्स जो आपने यहाँ फिगर आउट किए हैं। क्योंकि इनमें इनमें से हो सकता है 10 15 20 गैप्स हों, उनमें से आप 2 3 4 गैप्स को एड्रेस करने के लिए ही इस प्रॉब्लम को लेके आए थे। तो वो इसी से ड्रॉ होने चाहिए या इनसे आप कंक्लूड होने चाहिए। तो वो चीज़ आप फिर यहाँ पे इसके बाद मेंशन करेंगे अपने इस रिसर्च प्रपोजल डॉक्यूमेंट के अंदर। और जब वो आप रिसर्च क्वेश्चंस रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बयान कर लेंगे, रिसर्च क्वेश्चंस रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स इस लिटरेचर रिव्यू के बाद आने के बाद अल्टीमेटली जो अगला सेक्शन बनता है, जो कि आपने प्रेजेंटेशन में भी नज़र आ रहा है आपको। इफ़ आई जस्ट ज्वाइन इट अगेन, मैं उसको दोबारा अगर ज्वाइन करूँ या दोबारा आपको दिखाऊँ। अब आपको प्रेजेंटेशन नज़र आ रही होगी, उसमें आपको अब एक जो सीक्वेंस या कंटेंट्स में आखिरी सेक्शन नज़र आ रहा है, दैट इज़ द मेथडोलॉजी एंड डाटा कलेक्शन। सो अब इस मेथडोलॉजी सेक्शन में इससे पहले वाले सेक्शंस हमने कवर कर लिए हैं, एंड नाउ यू शुड राइट देम एज वेल इन दिस वीक। आपको अपना लिटरेचर रिव्यू सेक्शन कंपोज्ड ऑफ एटलीस्ट 20 रिसर्च पेपर्स लिख लेना चाहिए और उसके रेफरेंसेस दे देने चाहिए। और जो लास्ट सब सेक्शन है मेथडोलॉजी का, उस पे हम आ जाते हैं कि वो यहाँ पे आप जैसे लिखा हुआ है कि इट इज़ अ मेथडोलॉजी एंड डाटा कलेक्शन सेक्शन। सो हमने डाटा कलेक्शन के पर्सपेक्टिव से आज भी डिस्कशंस की हैं कि पॉपुलेशन सैंपल, इनके रिलेशनशिप्स, इनके टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं। तो अगेन अब एवरीबडी आउट ऑफ यू मस्ट मेंशन दोज थिंग्स कि जो आपका प्रपोज मेथड है उसको किस तरीके से आप डाटा उस पर कलेक्ट करेंगे। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि जी हमारा जो डाटा है वो एक यूसीआई डाटाबेस है या कैगल का डाटाबेस है या गिटहब का डाटाबेस है, या मैंने खुद एक डाटाबेस क्रिएट करना है और उसके लिए मैं ये पॉपुलेशन सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये मेरा सैंपल साइज होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ताकि आपकी वो डिटेल्स यहाँ पे इंक्लूड हो जाएं। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं वो कैलकुलेटर इस्तेमाल करके मार्जिन ऑफ एरर बेस्ड, कॉन्फिडेंस लेवल बेस्ड पॉपुलेशन और अपने सैंपल साइज का जिक्र कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली इसको अपनी प्रेजेंटेशन में भी आप इसी तरीके से इनकॉर्पोरेट करेंगे। बिकॉज वट एवर यू राइटिंग हेयर, I repeat, whatever you are writing here, this has to be part of your final presentation as well. यही स्लाइड्स इसी से बनेंगी आपकी फाइनल प्रेजेंटेशन की, जो कि आप दिखाएंगे अपने इवैल्यूएटर्स को इस कोर्स में भी, और अगर आप ईसीपी में जा रहे हैं तो वहाँ भी आप यही प्रेजेंटेशन इन्हीं कंटेंट्स के अंदर से निकालेंगे। सो जो ये सेक्शन लास्ट है, इसमें मेथडोलॉजी और डाटा कलेक्शन की बात की जाती है। तो डाटा कलेक्शन में यहाँ पे ऐसा इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखाई जाती, आपने कोई रिजल्ट्स नहीं दिखाने, बट आपने अपने तरीके के बारे में बात करनी कि मेरा तरीका क्या होगा। सो जो वो तरीका है, वो तरीके के लिए अगेन इसी पेपर को मैं दोबारा रेफर करता हूँ, और मैं उस पेपर पे चला जाता हूँ। वहाँ पे अगर आपको मैं दोबारा शेयर करूँ उस पेपर को, तो आपको नज़र आएगा जी कि वहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम से काम स्टार्ट किया गया है। Let me share the research paper to show it again to you. I hope now it's visible. और जब इस पेपर पे मैं नीचे आता हूँ तो देखें, जैसे ही हमने यहाँ पे बात की है, let me go on to the section.
जिसपे हमने पैराग्राफ लिखे, जिस सब मैंने बताया उसी बेस पे लिखे। और जब ये सेक्शन ख़त्म होगा तो इस जगह पे आके ये मटेरियल्स एंड मेथड्स की बात हो रही है। तो दिस मटेरियल्स एंड मेथड इनफैक्ट इज योर प्रपोज मेथडोलॉजी एंड डाटा कलेक्शन, क्योंकि मटेरियल मींस जो आपका डाटा है और मेथड जो आपका प्रपोज मेथड है। तो देखिए यहाँ पे जो पहली बात की गई है, आपने भी इस तरह से आपको फॉलो करना चाहिए कि दिस सेक्शन एक्सप्लेन मेथडोलॉजी कवरिंग डाटा कलेक्शन, फीचर एक्सट्रैक्शन, क्लासिफिकेशन एज शोन इन दी फिगर। और फिगर क्या है? फिगर वो ब्लॉक डायग्राम है जिसको आप प्रपोज कर रहे हैं, जो यहाँ गिवन है। दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ द प्रपोज मेथडोलॉजी। Everybody out of you should give a flow chart because the flow chart makes your writing easy। क्योंकि इसमें देखें, अगर आपको चार मॉड्यूल्स नजर आ रहे हैं, डाटा कलेक्शन का एक मॉड्यूल है, डाटा लेबलिंग का मॉड्यूल है, फीचर एक्सट्रैक्शन का, फिर क्लासिफिकेशन का, तो इस एक एक सब सेक्शन को उठा के आप इसकी थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं इसी मेथडोलॉजी सेक्शन के अंदर कि ये कैसे आप कर रहे हैं। तो अगर मैं नीचे आता हूँ और आपको ये इसके सब सेक्शंस दिखाऊं, तो देखें यहाँ पे डाटा कलेक्शन के ऊपर एक सेक्शन लिखा गया है और उसमें बताया गया है कि डाटा कलेक्शन का क्या तरीका किया जाएगा, उसकी रेशोस क्या होंगी और उसमें किस टाइप का डाटा होगा। इफ़ आई गो बैक हेयर, सो देखेंगे उसी डाटा सेट्स की डिस्क्रिप्शन के बारे में बात हो रही है। रिजल्ट्स कोई नहीं है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन है कि जी अब नीचे किस टाइप का डाटा है, हैशटैग लिस्ट है, यूआरएल लिस्ट है, प्रॉब्लम के लिहाज से जो डाटा की टाइप्स हैं वो मेंशन है। फिर डाटा लेवलिंग पे बात हुई हुई है, यहाँ पे डिटेल्ड बात हुई हुई है। पॉइंट टू नोट हेयर इज कि ये जो ब्लॉक डायग्राम थी, इसको अगर मैं दोबारा दिखाऊं आपको, तो ये ब्लॉक डायग्राम में चार ब्लॉक्स हैं। इन चार ब्लॉक्स को कंसाइसली आपने बताना है इन अ रिसर्च प्रपोजल। थोड़ा एक्सप्लेन करना है फॉर अ रिसर्च पेपर, और ज्यादा एक्सप्लेन करना है फॉर अ रिसर्च थीसिस। सो चूंकि एक रिसर्च पेपर है तो यहाँ चीज़ें कदरे ज़्यादा हैं। आप चूंकि रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हैं तो आपने इतनी डिटेल नहीं देनी या इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। इनमें से इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने इन पर्टिकुलर मॉड्यूल्स की डिस्क्रिप्शन देते हुए। बट इट्स ऑलवेज गुड टू स्टार्ट विद अ ब्लॉक डायग्राम एंड देन डिस्क्राइब इट्स डिटेल्स। अगर आप वो लिख देंगे तो योर दिस सेक्शन वुड बी कंप्लीट। सो इफ आई गो बैक and show the presentation again to complete। Okay, so here is the section। तो यहाँ पे अब आपको नजर आ रहा है कि जी we have completed our main focus areas within our research proposal। हमने इंट्रोडक्शन सेक्शन लिख लिया, हमने लिटरेचर रिव्यू लिख लिया, हमने गैप एनालिसिस लिख दी, हमने रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स लिख लिए, हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख दी, और हमने अपनी प्रपोज मेथोडोलॉजी डाटा कलेक्शन की अप्रोच भी डिस्कस कर ली। तो ये आपका रिसर्च प्रपोजल डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया। अब बाकी चीज़ें कुछ एडिशनल हैं, लाइक टाइम टेबल होता है कि आपने किस तरह से अपने इस काम को कंप्लीट करना है। से आपको फर्दर कुछ टाइम चाहिए लिटरेचर रिव्यू के लिए, कुछ सॉफ्टवेयर प्रोक्योरमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर की समझने के लिए, फिर आपको उसकी इम्प्लीमेंटेशन का टाइम चाहिए, सर्वे का टाइम चाहिए, वो आप मेंशन कर सकते हैं। और अल्टीमेटली आपके कुछ रिजल्ट्स आ जाएंगे तो फिर आप लिखने की स्टेज पे चले जाएंगे, तो आप लिखने की बात करेंगे कि मैंने लिखने में मुझे 1 महीना चाहिए होगा। तो टाइम टेबल इनफैक्ट इज योर टाइम लाइन्स। रिसोर्स रिक्वायरमेंट आपकी कोई है तो आप लिख सकते हैं। जनरली स्पीकिंग मास्टर्स थीसिस में रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स या कोई एडिशनल कंसिडरेशन का पहलू नहीं होता। यहाँ पे आप सिंपल आप रेफरेंसेस दे के अपने बात को क्लोज कर देते हैं। सो इस तरीके से अब अगर आप जाके दोबारा देखते हैं वो जो आपसे सैम्पल्स रिसर्च प्रपोजल्स शेयर हुए हुए हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उसमें से यही चीज़ें लोगों ने मुनासिब तौर पे मेंशन की हुई है। और यही आज के हमारे इस पर्टिकुलर लेक्चर का मकसद था। हम यहीं पे इसको अब क्लोज भी करेंगे कि दिस इज़ ऑल विच वी वांटेड टू कवर टुडे। और अगर कोई सवाल आपका है तो आप पूछ सकते हैं, बिकॉज दिस सेशन इज गोइंग टू एंड इन लेस देन अ मिनट। जी, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? जी खुरम पूछें। अगर सेशन एंड हो जाता है तो यू कैन ऑलवेज टॉक ऑन दी व्हाट्सएप।